हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 22 से लेकर 28 नवंबर 2021 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं इस अंक में, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी हैं और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हैं, जॉब की नोटिफिकेशंस भी हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ फ्रंट पेज पे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका देखते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। तो सबसे पहले देखिए, 13 नवंबर की न्यूज़ है यहाँ पे। तो अमेरिका में H1B वीज़ा धारक जो है, इनके परिवार को काम करने का अधिकार दे दिया गया है। तो बाइडन प्रशासन ने H1B वीज़ा धारकों के परिजन को H4 वीज़ा के तहत काम करने के अधिकार का परमिट जारी कर दिया है। इस पर सहमति प्रदान कर दी गई है बाइडन प्रशासन के द्वारा। इसका देखिए, भारतीय खगोलविदों ने एक ऐसी कार्य प्रणाली विकसित की है जो पृथ्वी के वायुमंडल से हो रहे संदूषण और उपकरणीय प्रभावों तथा अन्य कारकों से होने वाली गड़बड़ी को कम करके सौर मंडल से बाहर के जो ग्रह हैं उनसे मिलने वाले डेटा की सटीकता को बढ़ा सकती है। ये जो प्रणाली है, इसको एक नाम दिया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम दिया गया है क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, इसका आपको नाम याद रखना है। क्या है नाम? क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम। इसके बाद यहाँ पे देखिए, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। ये जो ऐप है, इसमें भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के समारोह से संबंधित सभी सूचनाएं एक साथ उपलब्ध रहेंगी। इसके बाद यहाँ पे 14 नवंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जारी की है एक नई चेतावनी। आप सभी को पता है, न्यूज़ में भी काफ़ी है कि यूरोप में पिछले दिनों में काफ़ी तेज़ी से जो कोरोना वायरस के केसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी कारण से WHO ने वहाँ पे चेतावनी जारी की है। इसका यहाँ पे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने एक ऐप लॉन्च की है नागरिकों के लिए। ये है टेली लॉ मोबाइल ऐप। ठीक है, ऐप का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कई बार आपसे ऐप का नाम भी पूछ लेता है। टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और ये जो ऐप है, इसका उद्देश्य है आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और सबके लिए न्याय को सुलभ करना। इसके बाद 15 नवंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे जलवायु सम्मेलन में कोयले के इस्तेमाल को कम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो ग्लासगो में चल रहा था COP26 जलवायु सम्मेलन। इसमें सभी देश जो हैं तो कोयले के इस्तेमाल को कम करने के लक्ष्य पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक अध्ययन किया गया था। तो अध्ययन में ये चीज़ निकल के सामने आई कि हिमयुग के बाद 24,000 वर्षों में जितना तापमान नहीं बढ़ा, उतना तापमान पिछले 150 वर्षों में बढ़ चुका है। यानी ये सब कुछ हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि जितना टेम्परेचर 24,000 सालों में नहीं बढ़ा, उतना पिछले 150 वर्षों में ही बढ़ गया है। अभी अध्ययन में हाल ही में ये चीज़ सामने आई है। इसके बाद 16 नवंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे ब्रिटेन में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। इसके बाद नीचे है न्यूज़, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए एक नया प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार हत्या, आत्महत्या, छत विच्छेद शव और संदिग्ध मामलों को छोड़कर अब सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इसके बाद 17 नवंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे नौसेना में शामिल होंगे मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत और पनडुब्बी। तो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता है, इसको बढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना में जल्द ही एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत विशाखापट्टनम और स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी वेला को शामिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने और इसकी रूपरेखा तय करने के लिए देश में पहली बार नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी बनाई जा रही है। आगे देखते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई गांव चुना गया है भारत का। तेलंगाना राज्य का पोचमपल्ली गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, इसलिए नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका नाम याद रखना है।
इसके बाद 18 नंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे 7,000 गाँवों को दी जाएगी 4G कनेक्टिविटी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5 राज्यों में 7,000 से ज़्यादा गाँवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी देने का निर्णय लिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन पर आधारित 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किए हैं। ये जो मॉड्यूल हैं ये चुनाव की योजना, राजनीतिक वित्त, मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रौद्योगिकी तथा राजनीतिक दलों एवं EMV पर आधारित हैं। इसका 19 नवंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे देखिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 2 फिक्स्ड बेस फुल मिशन सिमुलेटर सरकार खरीदने वाली है। तो जो केंद्र सरकार है इन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए 357 करोड़ रुपए की लागत के 2 फिक्स्ड बेस फुल मिशन सिम्युलेटर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया है। तो लागत याद रखिएगा 357 करोड़ रुपए की है। इसके बाद ताइवान और चीन के बीच जो तनाव है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए ताइवान ने उन्नत F-16B लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट डे है, 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविज़न डे यानी कि विश्व टेलीविज़न दिवस। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में टेलीविज़न का कितना बड़ा योगदान है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में हो, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो। तो टीवी के इसी योगदान के लिए इस दिन की स्थापना की गई है। 21 नवंबर को मनाया जाता है हर साल विश्व टेलीविज़न दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1996 में इस दिवस को मनाए जाने का फैसला किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट याद रखिएगा कि टीवी का प्रायोगिक तौर पर प्रयोग पहली बार 1920 के दशक में शुरू किया गया था। स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे JL बेयर्ड। इन्होंने 26 जनवरी 1926 को टीवी का पहला प्रसारण प्रदर्शन किया था, इसीलिए इन्हें टीवी का आविष्कारक माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टीवी के जो है तो इन्वेंटर कौन है, तो आपको नाम याद रखना है JL बेयर्ड। ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया था टीवी का। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट का। तो इसकी जो परीक्षा तिथि है ये 26 दिसंबर 2021 रखी गई है। जो पंजीयन की तिथि है ये 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक रखी गई है। और CPCT आप MP के कोई भी एग्ज़ाम देंगे या व्यापम के एग्ज़ाम देंगे तो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में इसे मांगा जाता है। तो अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर की हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके बारे में भी डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंधवा से शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से नोटिफिकेशन आया, जहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। जो गेस्ट फैकल्टी है ये अंग्रेजी विषय के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। जो अंग्रेजी विषय है इसके लिए रिक्वायरमेंट है वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी का। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसकी भी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। अंतिम तिथि है इसकी 3 दिसंबर 2021 आवेदन भेजने की। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिविल सर्विसेज 2020 में 167वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। इनका नाम है अभिषेक खंडेलवाल। इनका एक छोटा सा इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहे तो वीडियो को फ्रीज कर लीजिएगा, या अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप इनका इंटरव्यू जरूर पढ़िएगा। कई बार मैंने पहले भी बताया है कि जो भी ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं या पर्सन होते हैं तो उनका इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा कीजिए। इससे आपको काफ़ी यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस आपको आइडिया लगता है कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, या एक आम स्टूडेंट कैसे कहाँ पे गलती करता है, किस तरह से उन गलतियों को सुधारना है, किस तरह से वो गलती करने से बच सकते हैं, और अपने जो प्रोसेस चल रही है, आपकी तैयारी चल रही है, उसको किस तरह से एक आप नई रूपरेखा दे सकते हैं इनके एक्सपीरियंस को लेते हुए, एक्सपीरियंस से सीखते हुए। ये सब कुछ आपको सीखने से मिलेगा इंटरव्यू से, तो इंटरव्यू ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं नम्रता नंदीश। ये बेंगलुरु की है नम्रता नंदीश, और ये गठिया रोग से पीड़ित हैं। और गठिया रोग से पीड़ित होने के बाद भी इन्होंने 50 झीलों तक चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने 4 महीने के भीतर कश्मीर से समुद्री तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 50 झीलों तक सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और एक अलग से विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसका जर्मनी की न्यूज़ है। यहाँ पे पृथ्वी का एक विशाल स्कल्पचर प्रदर्शित किया गया है। ये जो स्कल्पचर है ये द फ्रेजाइल पैराडाइज प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था और इसी कारण से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये जो विशाल आकार है पृथ्वी का, ये 117 मीटर की ऊंचाई पर लटकाया गया था। इसके बाद है मोहिंदर सिंह महाराज। ठीक है, तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का इन्होंने सफ़र जो है ये साइकिल से किया है और इस कारण से इनका नाम न्यूज़ में बना हुआ है। इन्होंने ये जो सफ़र है ये 18 घंटे 57 मिनट में तय किया है और जो टोटल दूरी थी ये 3600 किलोमीटर की थी। इनकी उम्र है 67 वर्ष की और ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के नासिक के। तो इनका नाम आपको याद रखना है, मोहिंदर सिंह महाराज। इसके बाद है लैंडसेट 9। तो पृथ्वी की अपनी पहली तस्वीरें एकत्र की गई हैं। तो विगत 27 दिसंबर को लॉन्च किया गया था एक नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के संयुक्त मिशन का लैंडसेट 9। इसने पृथ्वी की पहली तस्वीरें एकत्र की हैं। इसके बाद हैं वॉल्टर अयाला गोंजालेस। ठीक है, वॉल्टर अयाला गोंजालेस ये पेरू के रक्षा मंत्री थे और इन्होंने अभी हाल ही में पेरू के रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे है यहाँ पे श्रीनगर की न्यूज़। तो श्रीनगर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फिर से बता रहा हूँ। तो यूनाइटेड नेशंस शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने यानी कि यूनेस्को ने जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के शहर के तौर पर नामित किया है। आगे यहाँ पे वेला। तो वेला भी मैंने आपको पिछले ही पेज में पढ़ाया। ये चौथी पनडुब्बी है जिसको नौसेना में शामिल किया गया है अभी हाल ही में। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसका नाम है वेला। फिर है यहाँ पे कनाडा। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से बीमार होने वाली पहली मरीज मिली हैं। ठीक है, तो अपनी उम्र के 7वें दशक में चल रही हैं, यानी कि उनकी उम्र 70 के ऊपर है और ये कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और ये माना जा रहा है कि ये जो बीमारियां हैं इनका जो रीज़न है मेन ये जलवायु परिवर्तन है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जलवायु परिवर्तन से बीमार होने वाली पहली मरीज मिली है कनाडा में। इसके बाद पुर्तगाल की न्यूज़ है। यहाँ पे एक नया कानून लागू किया गया है जो कि वहाँ पे कर्मचारियों के लिए है। तो कर्मचारियों के लिए नया श्रम कानून लागू किया गया है। क्या है ये नया कानून? तो इस नए कानून के तहत जो कंपनियां हैं वो अपने वर्करों को ऑफिस टाइम के बाद संपर्क नहीं कर पाएंगी। संपर्क करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है कंपनियों को, कर्मचारियों के लिए। आगे यहाँ पे वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये नौसेना के अगले प्रमुख होंगे। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। ये जगह लेंगे किसकी? जो भी प्रेजेंट में नौसेना के प्रमुख हैं, एडमिरल करमवीर सिंह। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नए नौसेना प्रमुख होंगे वाइस एडमिरल आर हरि कुमार और अभी प्रेजेंट में है एडमिरल करमवीर सिंह। फिर हैं लियोनोर गेवेस्लर। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया की जलवायु मंत्री ट्रेन से COP26 का सम्मेलन जो हुआ था अभी रिसेंट में, मैंने आपको बताया, तो वहाँ ये ट्रेन से पहुँची हैं। ठीक है, कौन है ये? ऑस्ट्रिया की जलवायु मंत्री हैं ये, इनका नाम है लियोनोर गेवेस्लर। इसके बाद हैं बोंग यापिंग। तो ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली चीन की पहली महिला एस्ट्रोनॉट बन गई हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोंग यापिंग ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली चीन की पहली महिला एस्ट्रोनॉट बनी हैं। इसका न्यूजीलैंड की न्यूज़ है। यहाँ पे इच्छा मृत्यु का कानून लागू किया गया है रिसेंट में ही, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड याद रखिएगा। इसके बाद कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं, ये पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ बने हैं। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद नासा की न्यूज़ है। तो नासा जो है क्षुद्र ग्रह से टकराने वाला पहला अंतरिक्षयान लॉन्च करेगा। तो इसे डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि शॉर्ट में डॉट कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस मिशन का नाम डॉट दिया गया है। आपको मिशन का नाम याद रखना है मेनली। इसके बाद है कोबी रोबो। ठीक है, कोबी रोबो ये एक रोबोट है जो कि बिना सुई का इस्तेमाल करके टीका लगाएगा। तो टीका कैसे लगाएगा ये बिना सुई का इस्तेमाल करके? इसमें एक खास सेंसर होगा जो कि रोम छिद्र की पहचान करके उसके जरिए दवा जो है ये अंदर डालेगा। तो याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया है कोबी। इसके बाद है यहाँ पे जो बाइडेन और जिल बाइडेन। तो इन्होंने दीपावली पर व्हाइट हाउस में दिए जलाए हैं, इस कारण से न्यूज़ में है थोड़ा। तो ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हरप्रीत चंडी
तो ये ब्रिटिश सेना की ओर से दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर रवाना हुई हैं अभी रिसेंट में ही। ब्रिटिश सेना की सिख सैन्य अधिकारी हैं ये 32 वर्षीय कैप्टन हरप्रीत चंडी। इन्हें दक्षिण ध्रुव की यात्रा के लिए रवाना किया गया है अभी रिसेंट में ही। और ये न्यूज़ में है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो इस मिशन पर जा रही हैं। आगे यहाँ पे स्मृति शेष देखते हैं। तो एमसीसी के पूर्व प्रमुख कीथ ब्रैडशॉ का निधन हो गया है। ठीक है, ये एमसीसी यानी कि मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के पूर्व मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। इनका नाम है कीथ ब्रैडशॉ। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद है मशहूर विद्वान कोनेरू रामकृष्ण। ठीक है, मशहूर विद्वान कोनेरू रामकृष्ण, इनका हाल ही में निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में। और ये मशहूर अकादमिक विद्वान एवं मनोविज्ञानी थे और इनका नाम था कोनेरू रामकृष्ण राव। आगे देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र अंश कितना है? तो इसका आंसर है 46.9%। इसके बाद है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी है? तो ये है 58,425। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो ये है 51,000 रुपये। इसके बाद है एईपीडीएस मध्य प्रदेश में कब से क्रियान्वित हो गई है? तो ये अक्टूबर 2019 से क्रियान्वित है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का कुल जो अधिसूचित वन क्षेत्र है ये कितना है? लगभग आपको बताना है। तो ये लगभग है 94,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है आपका 17,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है मध्य प्रदेश की कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी है? तो ये है 21,220 मेगावाट। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो ये सन 2000 में शुरू की गई थी। इसके बाद है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल कितनी लंबाई है? तो यह 8,858 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र लगभग कितना है? तो यह है 261 लाख हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विवेक और ऐश्वर्य क्यों चर्चित हुए? 2020-21 का सवाल है ये। तो ये खेल क्षेत्र के कारण यहाँ पे चर्चित हुए थे। आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो विवेक हैं इन्होंने हॉकी में पार्टिसिपेट किया था और जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है इन्होंने शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था। इस कारण से इनका नाम हुआ था अभी। इसके बाद है जननी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये शुरू हुई थी 2005 में। फिर है उषा किरण योजना किससे संबंधित है? तो ये घरेलू हिंसा से मुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम निम्न में से किस जिले से संचालित नहीं है? किस जिले में संचालित नहीं है? तो ये आगर एवं निवाड़ी में जो है तो संचालित नहीं है। इसका बाद मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विकास खंड की संख्या कितनी है? तो ये है 89। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह 43.47 यानी 43.47%। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR क्या है? तो यह है 48। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यह है 72.4%। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को किस खनिज से सर्वाधिक आय होती है? तो कोयले से। इसका राइट आंसर है कोयला। इसके बाद मध्य प्रदेश में फारूकी वंश का शासन किस क्षेत्र में रहा है? इसका राइट आंसर है निमाड़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश की जलियांवाला बाग घटना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सिंहपुर चरण पादुका को। नेक्स्ट है ख्याल और तराना गायकी क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है आमिर खां। इसके बाद है पाताल पानी यानी कि काला पानी से संबंधित कौन है? तो इसका राइट आंसर है टांट्या भील। अगला क्वेश्चन है गोंड राजा हृदय शायद निर्मित संरचना है? तो इसका राइट आंसर है मोती महल। नेक्स्ट है बाजीराव पेशवा की समाधि मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो इसका आंसर है खरगोन। अब आगे देखिए यहाँ पे सामान्य हिंदी के कुछ MCQ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश के बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आपको जवाब देना है। तो ये शुरू करते हैं। कालिदास उसी डाली को काट रहे थे जिस डाली पर बैठे थे
विद्योत्मा नामक विद्युषी राजकन्या का मान भंग करने का षड्यंत्र कर रहे थे तथा कथित विद्वान वर्ग को वह व्यक्ति यानी कि कालिदास सर्वाधिक जड़मती और मूर्ख लगा, इसलिए उसे ही कुछ लाभ लालच दे कुछ उटपटांग सिखा पढ़ा महापंडित के वेश में सजा धजाकर राज दरबार में विदुषी राजकन्या विद्योत्मा से शास्त्रार्थ कराने के लिए ले गए। उस मूर्ख के उटपटांग मौन संकेतों की मनमानी व्याख्या कर षड्यंत्रकारियों ने उससे विवाह करा ही दिया, लेकिन प्रथम रात्रि में ही वास्तविकता प्रकट हो जाने पर पत्नी के ताने से घायल होकर जो घर से निकले, कठिन परिश्रम और निरंतर साधना रूपी रस्सी के आने जाने से घिस पिटकर महाकवि कालिदास बनकर घर लौटे। स्पष्ट है कि निरंतर अभ्यास ने तपाकर उनकी जड़मती को पिघलाकर बहा दिया और जो बाकी बचा था वह खरा सोना था। अब इसके बेसिस पे आपको नीचे कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कालिदास उसी डाली को क्यों काट रहे थे जिस डाली पर वो बैठे थे? क्योंकि वो जड़मती थे। नेक्स्ट है, कालिदास को पंडित कहाँ ले गए थे? तो पंडित उन्हें विद्योत्मा के शास्त्रार्थ कराने के लिए ले गए थे। फिर है, विदुषी राजकन्या का विवाह कालिदास से क्यों हो गया? क्योंकि विद्वान वर्ग ने उनके मौन संकेतों की मनमानी व्याख्या की। फिर है, मूर्ख कालिदास किस प्रकार महाकवि बन गए? तो कठिन परिश्रम और निरंतर साधना से। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक होगा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इसके बाद यहाँ पे निर्देश अनुसार हमें उत्तर देने हैं। तो हिमालय भारत का मुकुट है, इसमें हिमालय का हमें संज्ञा भेद बताना है। तो ये है व्यक्तिवाचक। इसके बाद है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो ये होगी औचित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें वृक्ष का कारक कौन सा है? तो ये है अपादान कारक। फिर है, विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधात्री। कोई आए या ना आए हमें क्या? इसमें कोई का सर्वनाम बताना है हमें, तो ये होगा अनिश्चित वाचक। फिर आप जो कहें ठीक है, इसमें जो रेखांकित शब्द है यानी कि जो, इसका हमें सर्वनाम भेद बताना है, तो ये है संबंधवाचक। नेक्स्ट है, तुम बातें कम किया करो, रेखांकित का यहाँ पे सर्वनाम भेद लिखना है, तो ये है पुरुषवाचक। इसके बाद यहाँ पे फिर से एक गद्यांश दिया, इसे पढ़कर हमें उत्तर देना है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश में लेखक ने साहित्यिक पुरखे किसे कहा है? तो यह है प्रेमचंद्र जी को। नीचे है, लेखक किस लज्जा की बात करता है? जूता फटने से उंगली बाहर दिखने को। इसके बाद है, बेपरवाही शब्द का हमें विच्छेद करना है, तो बेधन परवाही। ठीक है, बेधन परवाही। फिर है, अंगुली ढक सकती थी यदि धोती थोड़ी सी नीचे खींच ली जाए तब। नीचे है अगला क्वेश्चन, लेखक के पुरखों का क्या फटा हुआ था? जूता। फिर कहे कवि बेनी व्याल की चुराई लीनी, उपरुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। आगे है, गा रही हूँ यामिनी मधुर कोकिला सी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। फिर है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला है, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है और जो क्रिया विशेषण है ये क्रिया की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? तो ये आविकारी शब्द है। इसके बाद है, मैं बहुत थक गई हूँ, इसमें बहुत का हमें विशेषण बताना है, तो ये होगा परिमाणवाचक। फिर है, सरिता धीरे धीरे बोलती है, इसमें धीरे धीरे का हमें विशेषण का भेद बताना है, क्रिया विशेषण का भेद बताना है। इसका राइट आंसर है रीतिवाचक। फिर मुझे 2 केले चाहिए, इसमें 2 केले का हमें विशेषण भेद बताना है, तो इसका राइट आंसर है संख्यावाचक विशेषण। फिर है, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इसके बाद है, बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई, ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। फिर है, संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से? संयोजक, विभाजक, विकल्प दर्शक और परिणाम बोधक।
अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। यह कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। अगला है जो ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला है जैसे जैसे रात बीतेगी कवि सम्मेलन रंग लाता जाएगा, ये कौन सा वाक्य है? ये रीतिवाचक उपवाक्य है। अगला है संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर 1 गरिमा नाच रही है और पूर्वा गा रही है। इसके बाद है यह उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, किस प्रकार का वाच्य है ये? तो ये कर्मवाच्य है। आगे है वह शर इधर गंडीव से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जायदाद का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे हरी हरिल की लकड़ी। अगला है उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवाज से राख जैसा गिरता हुआ। फिर है जोग ठगौरी ब्रज न बिके हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह है रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है सुमुखी कहू को आही तुम्हारे पंक्ति, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रश्न अलंकार है। अगला क्वेश्चन है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा इसमें से? तो बार बार पुकार उठा। इसके बाद है जिन निबंधों में अहिंसा आतंकवाद संस्कार विश्वबंधुत्व आदि विषयों का वर्णन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भाव प्रधान निबंध। ठीक है, भाव प्रधान निबंध। इसका अर्थ है निबंध के पहले अनुच्छेद में लिखी जाती है क्या? भूमिका। आगे है जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध होते हैं इन्हें लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। अगला है बैंक की चेकबुक खो जाने के लिए जो सूचनार्थ बैंक प्रबंधक को लिखा जाता है, ये पत्र किस श्रेणी में आता है? ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति की भाषागत विशेषताओं में शामिल नहीं है क्या? तार्किकता। ठीक है, तार्किकता। इसके बाद है प्रभावपूर्ण कथन शैली कौन सी नहीं होती है? तो मर्म स्पर्शी भाषा। फिर कायर व्यक्ति मृत्यु से पूर्व क्या अनुभव करता है? अनेक बार मृत्यु का अनुभव करता है कायर व्यक्ति मृत्यु से पहले। फिर सफलता का मार्ग कौन प्रशस्त करता है? तो परिश्रम लगन दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सभी जो है सफलता का मार्ग का प्रशस्त करते हैं ये। फिर है आदमी के सामने समस्याएं ना हो तो वो व्यक्ति जो है ये निष्क्रिय हो जाता है। फिर है संप्रेषण कला क्या है? तो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट डे है यहाँ पे 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों मनाया जाता है ये दिन? क्योंकि 26 नवंबर 1949 में ही भारत का जो संविधान है इसे पारित किया गया था और अपनाया गया था, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए खेल यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ MCQ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा बार WTA फाइनल खिताब जीतने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर है मार्टिना नवरातिलोवा। अगला क्वेश्चन है इस वर्ष किस देश ने UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश ने अब तक ICC T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा पुनिया। फिर है टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में महिला वर्ग की चैंपियन कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर है नेली कोर्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष किस देश ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो एक ही दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, इसका आंसर तो आपको याद होना चाहिए, भारत ने जीता है इस साल। इसका बाद वर्ष 2019 में किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीरंदाजी। वर्ष 2019 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दुबई। इनमें से किस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? तो इसका सही जवाब है जेम्स एंडरसन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है चेक रिपब्लिक। फिर है मैग्नस कार्लसन किस देश के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930।
फिर राफेल नडाल ने कितनी बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 बार। माइकल जॉर्डन किस खेल के महान खिलाड़ी रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ 400 रनों की नाबाद पारी खेली थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। फिर है मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 में 2 खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरा क्रेजिकोवा। फिर है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। लक्ष्य सेन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। फिर है टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिंडा बेंकिक। अगला क्वेश्चन है नेत्रा कुमानन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकायान। और लास्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावेद फरौदी ने। जावेद फरौदी इज द राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे कुछ खेल चर्चा दी हुई है, इसे भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आईसीसी 2020 विश्व कप की बात करते हैं जो कि हाल ही में समाप्त हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा के जीत लिया है इस साल का T20 वर्ल्ड कप। ये जो वर्ल्ड कप है पहले कहाँ होने वाला था? पहले होने वाला था इंडिया में, लेकिन पेंडेमिक के कारण से शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पे? यूएई और ओमान में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा के इस साल का ये टूर्नामेंट जीत लिया है। इसके पहले ये टूर्नामेंट है 2007 में भारत ने जीता था, 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड ने, 2012 में वेस्ट इंडीज़ ने, और 2016 में भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, और 2014 में श्रीलंका ने जीता था, और इस साल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। इसके बाद बात करते हैं निशानेबाजी की। तो यहाँ पे निशानेबाजी में एशिया का जो ओलंपिक कोटा है इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एशिया की तरफ से 38 सीटें होती थी इस कोटे में, लेकिन अब इसे बढ़ा के 48 कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला 1 रेस की बात करते हैं। तो वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। ठीक है, याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स जीती है अभी हाल ही में। इसके बाद यहाँ पे महिला जयवर्धने शॉन पॉलक और जो ब्रिटेन है इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है आईसीसी ने। तो महिला जयवर्धने कहाँ से थे? ये श्रीलंका से थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान थे शॉन पॉलक, और इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं जेनेट ब्रिटेन। इन तीनों खिलाड़ियों को अभी हाल ही में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे टॉमी पॉल ने अपना पहला एटीपी खिताब जीता है। अमेरिका के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं टॉमी पॉल। इन्होंने स्वीडन में आयोजित हुई थी स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसको जीत लिया है और ये इनका पहला एटीपी खिताब है। इसके बाद यहाँ पे जो विवेक सागर हैं मध्य प्रदेश को, इनको जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का कप्तान बनाया गया है। ये जो विश्व कप है ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा कहाँ पे? भुवनेश्वर पे। ठीक है, तो याद रखिएगा विवेक सागर को यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में T20 सीरीज शुरू हुई। यहाँ पे रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया गया है T20 का, तो उनकी जो कप्तानी थी इसका आगाज़ हुआ है। इसके साथ ही साथ राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है, तो उनके लिए भी यहाँ पे कोच की पद का जो है तो आगाज़ हुआ है रोहित शर्मा के साथ ही। इसके बाद यहाँ पे मोहम्मद रिजवान हैं, इन्होंने कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाया है, और कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यहाँ पे बात हो रही है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। ठीक है, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं मोहम्मद रिजवान, और ये हैं कहाँ के? ये खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे टेस्ट मैच होने वाला है किसके बीच में? न्यूजीलैंड और भारत के बीच में। तो पहले टेस्ट मैच के लिए अजिंक्य रहाणे को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आईसीसी ने आने वाले टूर्नामेंट्स के वेन्यू के लिए घोषणा की है। तो आने वाले यहाँ पे 2024 से लेके 2031 तक के बीच में जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट
खेले जाएंगे, इसके मेज़बानी करने वाले देशों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो इसमें भारत को 3 टूर्नामेंटों की मेज़बानी मिली है। तो कहाँ कहाँ पे होंगे टूर्नामेंट, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ष 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में संयुक्त रूप से T20 विश्व कप होगा। इसके बाद वर्ष 2026 में भारत और श्रीलंका मिलकर T20 विश्व कप का आयोजन करेंगे। इसका 2028 में 2020 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। इसके बाद 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में T20 विश्व कप का मेज़बानी किया जाएगा। इसके बाद भारत को वर्ष 2031 में वनडे विश्व कप की मेज़बानी सौंपी गई है। इसके बाद 2023 में जो विश्व कप होने वाला वनडे का, इसकी मेज़बानी पहले से ही भारत के पास है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया को 2027 में आयोजित होने वाले वनडे विश्व कप की मेज़बानी सौंपी गई है। इसके अलावा आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के 2 संस्करणों के लिए मेज़बान देश भी घोषित कर दिए हैं। तो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पाकिस्तान में खेली जाएगी और 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका आयोजन जो है ये भारत में होगा। इसके बाद यहाँ पे आसिफ और लौरा ये आईसीसी की प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। तो ये है किस महीने के लिए, ये अक्टूबर के लिए हैं। तो आईसीसी ने अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार घोषित किया है। तो पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली को चुना गया है और महिला वर्ग में आयरलैंड की ऑलराउंडर हैं लारा डेलानी, इनको चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में। आगे अब यहाँ पे थोड़ा सा सामयिकी पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है रिसेंट में। तो यहाँ से तो बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रीय झंडे में एक बदलाव किया है। बदलाव ये है कि फ्रांस में पहले झंडे में नीले रंग का प्रयोग होता था, तो इस नीले रंग को बदल कर अब नेवी ब्लू कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांस का जो राष्ट्रीय झंडा था उसमें अब नीला रंग की जगह नेवी ब्लू यूज़ किया जाएगा। ये बदलाव किया गया है फ्रांस के झंडे में। आगे देखते हैं, यहाँ पे अमेरिका और फ्रांस के बीच में पनडुब्बी को लेके विवाद हुआ था, जिसको मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था 1-2 वीडियो पहले। और अभी हाल ही में रिसेंट में न्यूज़ में आई है कि अमेरिका और फ्रांस जो हैं इन्होंने पनडुब्बी विवाद के बाद बात की है और दोनों देश फिर से मिलकर एक साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग का जो दबदबा है ये कायम है। तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के गत 100 साल की अहम उपलब्धियों को लेकर ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया है और इसके साथ ही अगले साल राष्ट्रपति जी जिनपिंग के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए भी रास्ता साफ कर दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए कोरोना का प्रभाव है। यहाँ पे यूरोप में जो पर्यटक हैं ये बढ़ रहे हैं और ब्रिटेन में जो पर्यटक हैं ये घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं? कोविड के कारण। अभी मैंने आपको ऊपर जहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही थी पिछले हफ्ते की वहीं पे बताया था कि WHO ने भी वहाँ पे नोटिस जारी की है। वहाँ पे ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के फिर से। इस कारण से जो वहाँ पे पर्यटक हैं और जो पर्यटन क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और वहाँ पे जो विजिटर्स हैं ये लगातार कम हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे बुर्किना फासो की न्यूज़ है। यहाँ पे सुरक्षा बलों पर जो हमले हुए उनमें मरने वालों की जो संख्या ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो, यहाँ पे सुरक्षा बलों के एक दल पर हमला किया गया था और वहाँ पे जो मरने वाले हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 32 हो गई है। इसके बाद है यहाँ पे मिसाइल से उपग्रह तबाह करने से अंतरिक्ष में कचरा फैला हुआ है, उसी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है। तो रूस द्वारा अंतरिक्ष में अपने एक पुराने सैटेलाइट को मिसाइल दागकर मार गिराने से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में खतरा बढ़ गया वहाँ पे। तो स्पेस स्टेशन पर 2 रूसी यात्री भी मौजूद हैं। रूसी कार्रवाई से भड़के अमेरिका ने कहा है कि पुतिन सरकार की इस खतरनाक हरकत से एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती थी। अमेरिका ने बताया कि रूसी उपग्रह के 1500 टुकड़े जो हैं ये अंतरिक्ष में अब इधर से उधर तैर रहे हैं, जो कभी भी हादसा कर सकते हैं। तो आज का अंक में बस इतना ही। आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी जो वीडियो है पब्लिश हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, MCQ थे, अपॉइंटमेंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, सभी हमने इसमें कवर कर लिए। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको जो है तो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF के अलावा न्यूज़पेपर और अलग अलग मैगज़ीन की PDF भी मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, डेली GK सब कुछ भी पोस्ट होता है। तो आपकी तैयारी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर टेलीग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।